धनबाद नगर निगम चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। कई उम्मीदवार अपने नामों के चर्चा के साथ तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। कुछ पार्टियों से भी हैं, कुछ निर्दलीय हैं। हालांकि धनबाद नगर निगम जो चुनाव है वो पार्टी आधारित नहीं है। हालांकि पार्टी का सपोर्ट लेकर कुछ लोग चुनाव मैदान में जरूर उतरे हैं, आगे भी उतरेंगे। मुद्दे आधारित चर्चाओं के बीच हम एक ऐसे शख्स से चर्चा करने जा रहे हैं जो धनबाद नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं, धनबाद के समाजसेवी हैं, धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, राजीव शर्मा जी। राजीव जी, पहले तो न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। इस पूरे समर में, इस पूरे मेयर के समर में या पार्षदों के समर में धनबाद कहीं छूटता जा रहा है। धनबाद की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो छूटती जा रही है। उन समस्याओं पे चर्चा नहीं हो रही है। जैसे आवश्यकता इस बात की है कि धनबाद की जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के इस जैसे धनसार से आगे बढ़ेंगे और चासनाला तक पहुंचेंगे। इसके अलावा जो मटकुरिया पुल पार करने के बाद मुनी डिगर, लोयाबाद, कतरास तक की अग्नि प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ एक बड़ी आबादी आज के दिन चलते कोयले में जो आग लगी उसकी आग, उससे होने वाले प्रदूषण, उससे होने वाले विस्थापन, उससे होने वाले गैस रिसाव से पीड़ित है। उनकी चर्चा नहीं हुई। मुद्दा है ना वो इसी पे होना चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं ये क्षेत्र ऑलरेडी एक डेवलप एरिया है धनबाद का। यहाँ भी नागरिक सुविधाएं नहीं है। चाहे पिछले 15 सालों में नगर निगम बनने के बाद, चुनाव होने के बाद, 2 मेयर बनने के बाद भी धनबाद की मूलभूत सुविधाएं तो नहीं हुई। विषय होना चाहिए झरिया कोलफील्ड। ये पूरा जो क्षेत्र है ना वो झरिया कोलफील्ड का हिस्सा है। धनबाद बहुत बाद में बना और धनबाद धीरे धीरे डेवलप करते चला गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हित के लिए जो योजनाएं बनाए, हम लोग को उसके लिए आगे प्रयास करना चाहिए। और उनको भी, जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उनको ये बताना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नगर निगम का ही क्षेत्र सारा है। जहां विस्थापित होने की कगार के पाका पूरी कहानी चल रही है वो क्षेत्र नगर निगम के अंदर। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि धनबाद नगर निगम का सबसे बड़ा कोल बेरिंग एरिया बीसीसीएल का है, और बीसीसीएल एक फुटी कौड़ी जो है निगम को नहीं देती है टैक्स के रूप में, जबकि इसके अंतर्गत रहने वाले आम नागरिक टैक्स दे रहे हैं, झरिया के लोग दे रहे हैं, जो झरिया के लोग रोज धूल फाकते हैं, पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए, तरीके से तो देखा जाए बीसीसीएल की महती जिम्मेदारी है, क्योंकि बीसीसीएल का दिया हुआ प्रदूषण ही हम लोग झेल रहे हैं। बीसीसीएल की दी हुई क्षेत्र में लगी हुई आग ही हम लोग को इस सारी परेशानियों में हमको डाल रही है। तरीका से ये चाहिए कि धनबाद के टोटल नागरिकों को न सिर्फ बीसीसीएल को द्वारा मुआवजा देना चाहिए, बल्कि यहाँ का पूरा टैक्स भी भरना चाहिए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्यों इस पूरे क्षेत्र की जो आबोहवा है, इस क्षेत्र में जो भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, जीवन का क्षरण हो रहा है, वो सारी का जिम्मेदार बीसीसीएल की वो नीतियां हैं जिनके चलते आज ये हालात हुए हैं। लेकिन हर्ल दे सकता है, आईएसएम दे सकता है, सिम्फर दे सकता है, डीजे भी दे सकता है, ये क्यों नहीं देंगे भाई? वो तो कोर्ट चले गए भाई। वो तो दबाव बनाने की चीज है और कोर्ट में मुकदमा लड़ने की भी चीज। सिर्फ कोर्ट जाने से तो नहीं होगा। 6 साल से कोर्ट में है। कोर्ट में तो आपको भी परसू करना पड़ेगा, जहाँ परसू करेंगे वहाँ जीत हासिल होती है। दूसरी बात क्या कि अगर आपको रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू के बहुत सारे धनबाद से 2-2.5 हजार ट्रक कम से कम रोज निकलते होंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। गाड़ियां तो कोयला लोड होकर के अगर उन गाड़ियों से 200-200 रुपया टैक्स लिया जाए तो पर डे कितना होता है, और महीने का कितना होता है, और साल का कितना होता है? तो निगम को तो टैक्स लगाने का अधिकार है। निगम को अधिकार है, लेकिन निगम क्यों नहीं लगाया? वो निगम को इस बात पे विचार करना होता है। निगम तो बुनियादी सुविधा में बस स्टैंड तक नहीं लगा पाती है, वेंडर जोन ठीक से नहीं करा पाती है। जिन दुकानों को तैयार कराई है वो दुकानदार उसमें आपको नहीं मिलेंगे, वो सड़क पर आपको दुकानी करते हुए मिलेंगे। तो इस तरह से तो अव्यवस्थित हो गया है पूरा सिस्टम। देखिए, जहां अनुशासन की आवश्यकता हो अनुशासन करने की आवश्यकता है, जहां व्यवस्थित करना हो व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ निगम को भी तो अनुशासित होना पड़ेगा। आज आप ये समझ लीजिए कि क्या निगम में ऐसा कोई काम है जो बगैर किसी व्यवस्था में गए हुए ठीक हो पाता है? चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, पानी का कनेक्शन हो, ये सारी सुविधाएं या जो भी अन्य काम निगम के थ्रू से होते हैं, क्या उसमें आपने कभी महसूस किया कि आसानी से हो पाते हैं? तो पटना नगर निगम के क्षेत्र में जब आप जाएंगे पटना शहर में, तो आज से 10 साल पहले आपको इक्के दुक्के पुल मिलते थे। आज 10 साल में वहां पे दर्जनों फ्लाईओवर बन गए। किसी भी रास्ते से आप कहीं से भी निकल सकते हैं। उसी प्रकार से धनबाद नगर निगम भी 10 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है। आज यहाँ एक अदद पुल के लिए हम लोग तरस रहे हैं कि गया पुल वाला जो जाम है लोग अभी भी झेल रहे हैं। बरपुर आते आते जाम झेलते हैं, तो हम कल को फिर सरायढेला में जाम झेलेंगे और झेल भी रहे हैं। अभी गोविंदपुर में रोज घंटों जाम झेल रहे हैं। तो इससे निजात कब मिलेगा? मतलब हम प्लानिंग ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए, हम लोग पहले भी कहते थे और ये बात सबके समझ में आई है कि हम लोग डीपीआर बहुत साल खेल लिए। डीपीआर से हट करके कुछ नई चीजें करनी होंगी। लोगों की आवश्यकता के अनुरूप विकास के कार्य करने पड़ेंगे। अगर आवश्यकता इस बात की है कि झरिया वाली रेल लाइन पे सड़क बने और वहां से पुल बन के आगे बढ़े, जैसा कि मुझे याद है डॉक्टर अजय सिंह यहाँ जब तत्कालीन उपायुक्त थे तो उन्होंने एक प्रयास किया था जी। तो 2008-9 की बात है जहां तक मुझे याद है। रेल लाइन तो हट तो गया, वो वहां पे रोड तो बन गई लेकिन वहाँ फ्लाईओवर नहीं बना। आप सोचिए कि अगर दूरदृष्टि आपके पास इच्छा शक्ति सब चीजें हो तो अब तक वो फ्लाईओवर बन जाना चाहिए था। तो 8 लेन अगर मान लीजिए हम लोग कोशिश किए तो 8 लेन मान लीजिए पिछले गवर्नमेंट ने रघुबर सरकार में 8 लेन बन सकता है, तो 8 लेन के साथ साथ हमारे यहाँ और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कर सकते हैं। देखिए, 8 लेन एक पार्ट है लेकिन अल्टीमेट होना ये चाहिए कि शहर को एक रिंग रोड की आवश्यकता है। आप किसी एक क्षेत्र में सड़क बनाइए लेकिन उससे बहुत फायदा नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि चारों तरफ से सड़कें जुड़े, तो जुड़ने वाली जो कार्य है वो नहीं हो रहे हैं। जिसके अब तो मेट्रो का भी प्लान बन रहा है कि मेट्रो भी होना चाहिए था धनबाद में। बने, उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन जो पहले मूलभूत आवश्यकता है जैसे शहरी यातायात व्यवस्था कैसे सुधरे। शहर की आज हम लोग पहले ट्रेकर में चलते थे, उसके पहले टैक्सी और बसेज में थे, तो हम तो डिग्रेड हो गए। आप समझिए एक समय बस से लोग जाना जाना करते थे, फिर ट्रेकर का दौर आया, फिर टेम्पू का दौर आया, टोटो का दौर आ गया। आप सोचिए धनबाद से सिंदरी जाने वालों को टोटो में जाना पड़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ है नहीं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवश्यकता है ना यहाँ पे। आवश्यकता आपकी जो है उस पर आप ध्यान नहीं देते। और सरकार की नई नई पॉलिसीज है जिसमें सरकार कहती है कि मैं इलेक्ट्रिक बसेस देने को तैयार हूँ। अभी बीच में सुना था कुछ इलेक्ट्रिक बसेस देने की बात है, अभी मात्र 2 बसेस सिर्फ बेलगलिया के लिए आई है जैसा मैं सुना हूँ, तो उससे नहीं होगा। नहीं, धनबाद के लोग तो आज के डेट में धनबाद के लिए अगर बात करेंगे तो आपको बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन दिल्ली जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, और यही नहीं, वो आप ट्रेन तो छोड़िए, मतलब कई लोगों को तो फ्लाइट पकड़ने के लिए दुर्गापुर जाना पड़ रहा है, रांची जाना पड़ रहा है, कोलकाता जाना पड़ रहा है। यहाँ तो अगर फ्लाइट की सेवा हो तो यहाँ पे बहुत मतलब फायदेमंद रहेगा, आपको देवघर से ज्यादा यहाँ पर मोबिलिटी है। देखिए, हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया और मिशन एयरपोर्ट के थ्रू से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धनबाद के तुपचाची में ऐसा कोई एयरपोर्ट बने, जिससे कि एक तो जैन समाज है उनके लिए सबसे बड़ा तीर्थस्थली है, और साथ ही साथ धनबाद से जो आईआईटी है, आईएसएम है, या यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, और भी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, या बड़े बड़े अस्पताल हैं, इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता सिर्फ इनको कैटर करने की नहीं। धनबाद के जिले की लगभग 30 लाख की आबादी और गिरिडीह और कोडरमा की मिला के अगर 1 करोड़ की आबादी को तुपचाची एयरपोर्ट अगर कैटर करे तो दूसरे एयरपोर्ट को सक्सेस होने में 10 साल 15 साल लग जाते हैं, या 3-4 साल 5 साल में ही सक्सेस हो जाएगा। तो आवश्यकता है कि इसके एक समग्र प्लान हो, इसमें सबकी भूमिका है। अगर तुपचाची में एयरपोर्ट बन रहा हो सकता है और नगर निगम के अंतर्गत ना हो, लेकिन नगर निगम अपनी तरफ से एक प्रयास तो शुरू कर सकता है। उसी तरह से जैसे तुपचाची में बन रहा हो, टुंडी विधानसभा हो, तो धनबाद के जो विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे विधायक हैं, या निरसा के हैं, या झरिया के हैं, या सिंदरी के हैं, ये सब मिलकर एक समग्र तौर पर प्रयास करें, ऐसी चीजें हो सकती है। और धनबाद आने वाले समय में सिर्फ धनबाद झरिया कोलफील्ड के तौर पे ना, ये सिर्फ एक धनबाद महानगर के तौर पे जाना जाए, इसका प्रयास शुरू हो सकता है। मतलब आप ग्रेटर धनबाद की कल्पना कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की तरह। जी, ग्रेटर धनबाद तो बनना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, पूरे देश से लोग यहाँ आके रोजगार करते हैं, समस्त देश के कोने कोने से लोग यहाँ हैं। और इस क्षेत्र में आप हमेशा देखोगे ना तो यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है, ना कभी कोई तरह की प्रॉब्लम के बावजूद भी हम लोग झेलते झेलते सब के चूंकि रोजगार जुड़े हुए हैं। आवश्यकता है कि लोगों को बेहतर तरीके से अगर सुविधा दी जाए, इस क्षेत्र को बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए, तो एक बेंचमार्क स्थापित किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए। आप मेरा चुनाव में लड़ेंगे? अभी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस विषय पे, हम लोग के चुनाव में ये नहीं कि सिर्फ मैं ही दावेदार हूँ, हमारे बीच में से कोई भी आ सकता है। हम लोग ये प्रयास करते हैं। पिछली बार 2010 में जब मैं लड़ा था तो उसमें भी हमारी टीम लड़ी थी, और इस बार भी अगर हम लोग के बीच में से कोई आएगा तो हमारी टीम लड़ेगी, और टीम वर्क में ही काम करते हैं। हमारे यहाँ 1 मैन आर्मी सिस्टम नहीं है। हमारी जो टीम है वो टीम जो डिसाइड करेगी, टीम की तरफ से जो उम्मीदवार होगा उसको हम लोग सब मिलकर जिताएंगे। तो आप कैसा मेयर चाहते हैं जो धनबाद के लिए क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले प्राथमिकता? धनबाद की जो बड़ी समस्या है उनको एड्रेस करना चाहिए, उसके लिए एक प्लान देना चाहिए। देखिए, धनबाद में सबसे अंतिम पायदान पे जो समाज बैठा है, उनके लिए पिछले 15-20 सालों में, 25 सालों में क्या हुआ, चाहे वो भूया समाज हो, चाहे गुलगुलिया समाज हो, ऐसे बहुत सारे जो लोअर स्थिति में अपना जीवन यापन करें, उनके लिए क्या बदला है, ये समझना होगा। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिला है, जिसमें नगर निगम एक बड़ी पार्टी होती है? क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको लाभ हुआ है? समग्र समाज को जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक उसका लाभ नहीं, क्योंकि सरकार की योजनाएं और सरकार के फंड, केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार के हो, पूरी तरह से फंड की कोई कमी नहीं है। उनको धरातल पे उतारने की जरूरत है, और साथ ही साथ ऐसे माहौल बनाने की जरूरत है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के एक
जनप्रतिनिधि के पास जा सके और वहां से समस्या का समाधान हो सके। निगम एक ऐसा क्षेत्र है जहां निगम ही सर्वोपरि है। विधायक की सीमा है, सांसद की भी सीमा है, लेकिन निगम के जो मेयर होंगे उनकी कोई सीमा नहीं है। वो किसी भी क्षेत्र में अपने जो उनका क्षेत्रफल है, जो उनका क्षेत्राधिकार है, उसमें हर तरह के कार्य को कर सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि उसके लिए पूरा एक प्लान बने, एक पूरी प्रक्रिया स्थापित हो कि हम लोग इस प्लान के अंतर्गत अगर जाएंगे तो पूरे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। समाज के वंचित वर्ग जो लोग हैं उनका विकास कैसे हो, समाज में जो यहाँ पे जो पढ़ा लिखा हमारे यूथ है उसको रोजगार कैसे मिले, उसके लिए निगम के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं। निगम उसमें रोजगार के लिए अपने जगह को लोगों को ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री लगाने के लिए या नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्री लगाने के लिए वहाँ लोगों को दे सकता है, जिससे जो यूथ हमारा ब्रेन ड्रेन बाहर की ओर जा रहा है। जो देखिए एक बात आप गौर कीजिएगा, धनबाद, मैं तो विशेषकर पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इस पूरे क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो उन बच्चों के साथ दुर्भाग्य ये होता है कि वो बाहर जाते हैं, बाहर वही रह जाते हैं। माँ बाप रिटायर होकर यहीं पे अपना रोजगार करते हो, चाहे वो सर्विस हो तो रिटायर होकर यहीं अपना जीवन यापन करते हैं। हमको उसके लायक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करना होगा। मतलब कोयला के बाद भी सोचना होगा कि रोजगार बनी रहे। हाँ, क्योंकि कोयला का भविष्य धनबाद में तो है, लेकिन उसके बाद भी आपको अल्टरनेट इकोनॉमी खड़ी करनी पड़ेगी जो कि यहाँ के खपत, यहाँ के आसपास जिलों की खपत को मेंटेन करे, साथ साथ यहाँ के युवाओं को यही रोजगार। हम इतना रोजगार दे देंगे, हम इतने रोजगार तक पहुंचा देंगे, ऐसे नहीं होगा। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आप एक बार सोच होना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे बेहतर जीवन यापन करने के लिए बेहतर विकल्प दे सकें। मतलब पानी, बिजली, सड़क के साथ रोजगार भी मूलभूत सुविधा में जरूरी है। आप उसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे झरिया या जो पोल्यूटेड एरिया है वहां से निगम टैक्स लेता है, मांगता है, टैक्स तो मिल नहीं रहा, अभी जानते हैं। आवश्यकता बात इस बात की है कि जो पोल्यूशन का जिम्मेदार कारक है उसी से उसका टैक्स वसूला जाना चाहिए। मतलब आप बीसीसीएल के बारे में जो भी हो जी, जो भी हो, क्योंकि पोल्यूशन का जिम्मेवार जो तत्व है उससे उसका टैक्स लिया जाना चाहिए और उनसे नॉमिनल अमाउंट लेना चाहिए। आप धनबाद में जो टैक्स ले रहे हैं और झरिया में जो टैक्स लेंगे, दोनों में अंतर होगा। ना तो वहाँ सुविधाएं है, ना वहाँ के लोगों की जमीन की रजिस्ट्री होती है, ना वहाँ की जमीन के लोगों का मोटेशन जमा हो रहा है, ना वहाँ पे कोई दाखिल खारिज हो रही है। जो है वैसे का वैसे तो वो तो पीड़ित हैं, उनसे टैक्स लेना मतलब स्वाभाविक है कि उनसे कम टैक्स लेना चाहिए, लेकिन जो टैक्स के दायरे में आना चाहिए, जो क्षेत्र छूट गया है। अब जैसे गोविंदपुर में अट्टालिका आपको नजर आएंगी, धनबाद में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बिग बाजार से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से यह सीमा खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वो सभी टैक्स के दायरे से छूट रहे हैं। आप इधर जाएंगे बिरसा मुंडा पार्क के पीछे वाला जो पूरा गांव है, वो पूरा इलाका, वो पूरा एकदम खुशहाल इलाका है, वो अभी भी टैक्स के दायरे से। तो वो सभी क्षेत्र क्यों नहीं आ रहे? ऐसे जामाडोबा के पास भी कुछ गांव हैं, सिमरी के पास भी कुछ गांव हैं जिनको निगम के दायरे में ले लिया गया। तो आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ लगे कि ये गाँव ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ के लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, उस ग्रामीण परिवेश में रहना चाहते, उनको उससे बाहर करना चाहिए। धनबाद का जो नया एरिया जो है, जो नया एरिया डेवलप, क्योंकि एक सतत प्रोसेस है ना, इसको तो अपने क्षेत्र का विस्तार करना ही होगा। चाहे धनबाद का जो आप लोग घर वाला इलाका जो देख रहे हैं वो वीआईपी इलाका है और वो सब टैक्स के दायरे से बाहर है, वो निगम के क्षेत्र से बाहर है। वो तो निगम को प्रयास करना होगा ना, जो निगम में जाए उसको बताना पड़ेगा अपनी प्लानिंग की मैं भविष्य का धनबाद नगर निगम गोविंदपुर तक ले जाना चाहता हूँ, बरवाडा तक ले जाना चाहता हूँ, तो वो तो प्लानिंग उसको देनी पड़ेगी। जो भी नगर निगम के दावेदार आएंगे तो टैक्स तो बढ़ेगा, इसी उसी से बढ़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे राजीव शर्मा जी को, बहुत ही असरदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, समाजसेवी भी हैं और स्वाभाविक है कि जीटा के पदाधिकारी भी है, तो उद्योग के साथ साथ रोजगार की भी बात कर रहे हैं। अब यह है कि धनबाद में जो भी चुनाव जीते, मेयर जो भी बने, डिप्टी मेयर जो भी बने, उनके लिए सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दिया है, एक सबक भी है और एक सुझाव भी है कि आप ऐसी नीति बनाइए, समग्र नीति बनाइए जिसमें धनबाद के साथ ग्रेटर धनबाद की कल्पना हो, जहां पे आम आदमी की सुविधा बढ़े और साथ साथ गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रोजी रोटी की व्यवस्था हो और ब्रेन ड्रेन की समस्या ना आए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।